वर्किंग प्रोग्रेस, इसलिए आप सब जानते हैं कार्य प्रगति पर। तो वर्किंग प्रोग्रेस टर्म इस्तेमाल की जाती है इन्वेंट्री के लिए, जो गुड्स मैन्युफैक्चरर के यहाँ जो गुड्स अभी इनकम्प्लीट है, रॉ मटेरियल से ज़्यादा लेकिन फिनिश गुड्स से कम, ये पोजीशन है उनकी, उसके लिए हम वर्किंग प्रोग्रेस वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हेडिंग करंट एसेट, सब हेडिंग इन्वेंट्री। इसके आगे कैपिटल वर्ड अगर लग जाए तो ये नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट बन जाता है। कैपिटल वर्ड क्यों लगाया सर? कैपिटल तो लायबिलिटी होती है। क्या मतलब वर्ड कैपिटल लगाने से? याद कीजिए, एसेट का जो सिनोनिम है, जो दूसरा टेक्निकल नाम है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एसेट का टेक्निकल नाम कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो वो कैपिटल वाला वर्ड यहाँ पर लिखा होगा। ये कैपिटल वाली, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली आइटम वर्क इन प्रोग्रेस है। बिल्डिंग, मशीन या कोई भी फिक्स्ड एसेट बन रही है, अभी तक बनी नहीं है, तो हम इसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे। मतलब हमने ऑर्डर दिया मार्च में और डिलीवरी मिलने वाली है अप्रैल में, रेडी होने वाला है अप्रैल में, उसके बाद 31 मार्च तक जितना पैसा लग चुका है वो इस वाले अकाउंट के अंदर लिखा जाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर हो गई बात? और कुछ पेज नंबर आ गई है 175 पर। सभी ने हेडिंग सब हेडिंग करके लिख कर आए होंगे। एक्रूड इनकम हेडिंग, सर वो हेडिंग करंट एसेट्स। करंट एसेट्स। एक्रूड इनकम मतलब हमने अर्न कर लिया बट पैसा मिला नहीं है, थोड़े टाइम में पैसा मिल जाएगा, 2-4 महीने में, बिलो 12 मंथ है, इसलिए करंट एसेट। सब हेडिंग अदर करंट एसेट। करंट एसेट में कोई स्पेशल हेडिंग नहीं है इसके लिए। देखो, स्पेशल हेडिंग उसके लिए होती है जो आइटम लगभग हर कंपनी में हो, जो आइटम रेयरली होती है, हर कंपनी में नहीं होती, उसके लिए स्पेशल कॉलम नहीं होता। जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं, अगर उसमें मेन चीज़ जो हर एक के साथ हो वो चीज़ तो कॉलम में होंगी, जैसे एज का कॉलम होगा, नाम का कॉलम होगा, सरनेम का कॉलम होगा। कोई ऐसी चीज़ जो रेयरली हो, किसी की हो किसी की ना हो, तो वो नहीं पूछा जाएगा, स्पेशल कॉलम नहीं होगा उसके लिए, तो अदर की कैटेगरी में आता है। एम्प्लॉइज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। सर प्रोविजन वर्ड पढ़ते ही आपको समझ जाना है, पूरी बैलेंस शीट में सिर्फ 2 ही जगह हैं प्रोविजन के लिए। बस आपको इतना आइडिया लगाना पड़ के कि करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट लायबिलिटी। हेडिंग करंट लायबिलिटी, हेडिंग है सर करंट लायबिलिटी कि एम्प्लॉइज को जनरली सालाना ही पेमेंट की जाती है, ईयरली ही पेमेंट की जाती है, जितनी उनकी पेमेंट बनती है। सब हेडिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सर प्रोविजन वर्ड लिखा हुआ है तो गारंटीड है शॉर्ट टर्म वाली में नहीं आएगा। प्रोविजन 2 ही जगह है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। 46 पॉइंट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में कब आता? ऐसे क्या चेंज करें क्वेश्चन के अंदर कि नॉन करंट लायबिलिटी का लॉन्ग टर्म प्रोविजन बन जाए? करेक्ट। यहाँ पे सर ऐसी कुछ वर्डिंग लिखी होती है कि एम्प्लॉइज को बेनिफिट जो है ना वो रिटायरमेंट पे देना है, तो लॉन्ग टर्म की पेमेंट हो जाती, तब ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन बन जाता नॉन करंट लायबिलिटी का। ऐसी कोई वर्डिंग नहीं है, इसलिए ईयरली पेमेंट होगी, इसलिए करंट लायबिलिटी का बनेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स हेडिंग, करंट लायबिलिटी हेडिंग है और सब हेडिंग है। सर ट्रेड पेबल खुद ही सब हेडिंग, दूसरी सब हेडिंग है करंट लायबिलिटी की, ट्रेड पेबल्स। हर्षित क्या क्या आता है ट्रेड पेबल्स के अंदर? नहीं आता कुछ भी? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इकलौती ये 2 आइटम आती हैं ट्रेड पेबल्स के अंदर। हर्ष, जो ट्रेड पेबल्स हैं इनको पेमेंट कितने टाइम में करनी होती है?
12 महीने के विद इन 12 मंथ्स पेमेंट करनी होती। ऋषित अगर 12 महीने के बाद पेमेंट करनी हो इन ट्रेड पेबल्स को तो कहाँ लिखेंगे, कौन सी हेडिंग, कौन सी सब हेडिंग? अगर ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करनी हो आफ्टर 12 मंथ्स तो क्या हेडिंग और क्या सब हेडिंग रहेगी? बाकी सब कुछ सोचें। हाँ जी, तो करंट लायबिलिटी में आने के लिए एज 12 महीने से छोटी होनी चाहिए। जिसकी उम्र 12 महीने से ऊपर हो वो करंट लायबिलिटी वाले घर में नहीं आ सकता। नॉन करंट लायबिलिटी में आया क्योंकि अबाउट 12 मंथ है। सब हेडिंग बताइए। ओम अदर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का कोई नहीं होता, उसका अदर होता है, तुक्के भी लगा सकते हैं आप। उसका कोई नहीं होता, उसका अदर होता है। ये लायबिलिटी में भी है, ये एसेट्स में भी है, ये नॉन करंट में भी है, ये करंट में भी है, हर जगह। 48 में लिखा है कि डेबिट बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अच्छा ये प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है। हेडिंग बताया सक्षम? शेयर होल्डर्स फंड सर प्रॉफिट हो, लॉस हो, रिजर्व हो, शेयर हो, इसके रिगार्डिंग कोई भी आइटम हो हेडिंग रहेगी शेयर होल्डर्स फंड्स। ना लिख रखी हो तो लिखते रहना साथ साथ सब हेडिंग। इसमें और क्लेरिफाई करेंगे, शोन एज डिडक्शन फ्रॉम रिजर्व्स एंड सब। ध्यान रहे जो भी नेगेटिव आइटम आप लिख रहे हो तो ये मेंशन करो कि इस आइटम के अंदर तो आएगी, इस सब हेडिंग के अंदर तो आएगी, लेकिन एज अ डिडक्शन आएगी। सब हेडिंग में क्या लिखेंगे? शोन एज डिडक्शन फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि ये लॉस है इसलिए माइनस किया जाए। नेट लॉस एज शोन बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। सर 48 49 दोनों पॉइंट सेम है, सिर्फ लैंग्वेज अलग है। आपको ये बताने के लिए अलग लैंग्वेज में भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट क्वेश्चन दे रखा है। सेम आंसर है, जो 48 का आंसर है वही 49 का आंसर है। बिल्डिंग्स हेडिंग बताएगा ना? नॉन करंट एसेट्स हेडिंग है इस 12 महीने से ऊपर की लाइफ होती है, इसे नॉन करंट एसेट है ना। सब हेडिंग बता, झलक सब हेडिंग बता, सब हेडिंग बता। करेक्ट आंसर है टेंजिबल एसेट्स अंडर फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर दो सब हेडिंग है, तो हमें सब हेडिंग मेंशन करते टाइम दोनों सब हेडिंग मेंशन करनी होगी। टेंजिबल एसेट्स अंडर फिक्स्ड एसेट्स, ये लिखना है जी। नेक्स्ट आइटम है रॉ मटेरियल, हेडिंग बताएं। करंट एसेट्स रॉ मटेरियल सर लेकर के आते हैं तो कुछ ही दिन के अंदर अंदर उसको हम गुड्स बना करके बेच देते हैं, उसकी लाइफ बिलो 12 मंथ्स होती है, इसलिए ये करंट एसेट कहलाता है। रॉ मटेरियल किसके यहाँ मिलेगा? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर। मैन्युफैक्चरर ओनली, होलसेलर रिटेलर के यहाँ रॉ मटेरियल नहीं होता, सिर्फ मैन्युफैक्चरर के यहाँ होता है। सब हेडिंग। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, इसके अंदर सारा स्टॉक आएगा, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे WIP हो, चाहे फिनिश गुड्स हो, चाहे स्टॉक इन ट्रेड हो, चाहे लूज टूल्स हो, स्टोर स्पेयर्स हो या गुड्स इन ट्रांजिट, सारी टाइप के गुड्स इधर ही आएंगे इन्वेंट्री के अंदर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, मान्य हेडिंग बताएं। नॉन करंट एसेट्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की हेडिंग नॉन करंट एसेट्स, सब हेडिंग अदर नॉन करंट एसेट्स। इसके लिए भी कोई स्पेशल हेडिंग नहीं, इन जनरल डिस्काउंट को सेम ईयर में राइट ऑफ कर दिया जाता है। अगर राइट ऑफ कर दिया है तो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं, लेकिन हमारे कंपनी में फंड्स नहीं है, लॉसेज हैं और कंपनी ने परमिशन ले ली है कि हम इस साल राइट ऑफ नहीं करना चाहते, आने वाले ईयर्स में राइट ऑफ करेंगे, तो इसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे आने वाले ईयर्स। अगर किसी एक्सपेंस को बैलेंस शीट में बिठाना हो तो एसेट बना के बिठाया जाता है, क्योंकि एक्सपेंस और एसेट इन दोनों का डेबिट बैलेंस
इस एक्सपेंस को हमने एसेट बना दिया है। तो एसेट के दो घर हैं, नॉन करंट करंट कहाँ बैठा है, तो मोर देन 12 मंथ में राइट ऑफ करेंगे, इसे नॉन करंट में बिठा रहे हैं। नॉन करंट में सब हेडिंग पूछे तो कोई स्पेशल हेडिंग नहीं है इसके लिए, हर कंपनी में नहीं होता, इसलिए अदर की कैटेगरी में आया। 52 53 दोनों का आंसर सेम, दोनों ही कैपिटल लॉसेज हैं, लॉन्ग टर्म लॉसेज हैं, चाहे डिस्काउंट के नाम से आए चाहे लॉस के नाम से आए, दोनों का सेम आंसर रहेगा। 54 पे आ गए जी, सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेंस्ट टेलीफोन। टेलीफोन का कनेक्शन लगवाया है हमने और ऐसा सिक्योरिटी डिपॉजिट पैसा जमा करवाया है, जब कनेक्शन हटवाएंगे तभी ये पैसा वापस मिलेगा, रिफंडेबल, एक्सपेंस नहीं है, एसेट। हेडिंग बताएं आगे, अन्य नॉन करंट एसेट, क्योंकि 12 महीने के अंदर पैसा नहीं मिलेगा, कई साल बाद जब कनेक्शन हटवाएंगे तब पैसा मिलेगा, इसलिए नॉन करंट एसेट। सब हेडिंग। लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस, हमने किसी को एडवांस पैसा दिया है, एज अ सिक्योरिटी पैसा दिया है, तो लोन्स एडवांसेस इस सब हेडिंग के अंदर आता है। तो 54 का आंसर है सेम, 55 का आंसर है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हम पैसा जमा कराएं एज एडवांस, चाहे टेलीफोन एक्सचेंज में पैसा जमा कराएं या कहीं भी पैसा जमा कराएं, तो पैसा रिफंडेबल है लॉन्ग टर्म में, सेम हेडिंग सेम सब हेडिंग। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर आ गए जी। सर यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि बीआर है कि बीपी है, तो यहाँ पर सेफ साइड के लिए हम दोनों आंसर लिख करके आएंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज में पहले हेडिंग बनाएंगे बिल्स रिसीवेबल और उसका आंसर लिखेंगे हेडिंग सब हेडिंग, फिर बनाएंगे बिल्स पेएबल और उसकी हेडिंग सब हेडिंग लिखेंगे। तो अभी आप लोग आंसर बता रहे हैं बिल्स रिसीवेबल के हिसाब से। शिवम हेडिंग बताएं। करंट एसेट इसकी हेडिंग है, यस सब हेडिंग बताएं। शिवम हो गया सब हेडिंग। ट्रेड रिसीवेबल, जो लोग सब हेडिंग गलत बता रहे हैं, तो देखो हेडिंग जब करंट एसेट है तो सब हेडिंग करंट एसेट में से तो होगी, हेडिंग करंट एसेट आंसर है और बच्चे सब हेडिंग बता रहे हैं प्रोविजंस, या सब हेडिंग बता रहे हैं नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट, तो ये कैसे हो सकता है सोचो जरा, घर किसी और का कमरा किसी और का, एसेट साइड में दो घर हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, उन घरों के अंदर कमरे हैं जी, 5 कमरे नॉन करंट एसेट में हैं और 6 कमरे करंट एसेट के अंदर, तो जिस घर में जाएं उसी घर के कमरे में जाएं। सब हेडिंग बताने से पहले ही चेक कर लें कि हेडिंग क्या है और उसके अंदर जो सब हेडिंग लिखी है उन्हीं में से मेंशन करें नाम। तो ट्रेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर पहला बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल की हेडिंग करंट एसेट, सब हेडिंग ट्रेड रिसीवेबल। द्वीप क्या क्या आता है ट्रेड रिसीवेबल के अंदर? डेटर्स आते हैं, और क्या आता है? प्रोविजन फॉर आउटफुल डेट्स, ये माइनस हो जाते हैं, और क्या आता है? ट्रेड रिसीवेबल के अंदर तो डेटर आता है और प्रोविजन माइनस हो जाता है, और क्या आता है? बीआर आता है। बिल्स तो टोटल 3 आइटम आती हैं जी ट्रेड रिसीवेबल के अंदर, डेटर, बीआर और प्रोविजन। इसमें पूछा हुआ था बीआर, इसलिए हमने हेडिंग सब हेडिंग में करंट एसेट और ट्रेड रिसीवेबल रखा। अब आ रहे हैं जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की दूसरा नंबर बिल्स पेएबल पर। हेडिंग बता, करंट लायबिलिटी हेडिंग है, सब हेडिंग ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स अदर जो है वो सब हेडिंग है इसकी। ट्रेड पेएबल के अंदर 2 ही आइटम आती हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। प्रीपेड इंश्योरेंस पर आ गए जी, हर्षित हेडिंग बताएं। करंट एसेट इसकी हेडिंग है, हमने एडवांस में पैसा दे दिया जो आने वाले कुछ ही मंथ में एडजस्ट हो जाएगा। इंश्योरेंस इकलौती ऐसी आइटम है जो आपको हमेशा प्रीपेड में मिलेगा, इसकी पेमेंट कोई डिले नहीं करता। 1 मिनट डिले करने से पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है, रिन्यू करने में अलग स्टार्टिंग से हमें पेमेंट करनी पड़ती है।
फ्रेश पॉलिसी इशू होती है डिले होने के बाद, तो ये हमेशा प्रीपेड में मिलेगी आपको, कुछ ही मंथ में एडजस्ट हो जाएगी, इसलिए करंट असेट। सब हेडिंग बताएं। अदर करंट असेट, इसके लिए कोई स्पेशल हेडिंग नहीं है प्रीपेड एक्रूड वाले आइटम के लिए, इसलिए अदर करंट असेट्स सब हेडिंग है इसकी। आउटस्टैंडिंग सैलरी हेडिंग बताएं। करंट लायबिलिटी, सर कुछ ही मंथ में पे कर देंगे एम्प्लॉय की सैलरी, पे नहीं करी मार्च की या फरवरी की, कुछ ही मंथ में पे कर देंगे, करंट लायबिलिटी सब हेडिंग होम। अदर करंट लायबिलिटी, इसके लिए कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, इसलिए अदर वाले कैटेगरी में आएगा ये अदर करंट लायबिलिटी। शेयर्स इन जैन लिमिटेड, शेयर खरीदे हुए हैं किसी और कंपनी के, हेडिंग बता रहे नॉन करंट एसेट्स। सर इसमें कहाँ लिखा है कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो यहाँ हमारी प्रिजम्पशन आ जाती है कि हमारा बॉस कहीं पैसा इन्वेस्ट करता है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, इसलिए प्रिजम्पशन है लॉन्ग टर्म की, इसलिए बोला हमने नॉन करंट एसेट्स। प्रणव सब हेडिंग बताएं। सुभाष सब हेडिंग बताएं। वही तो बोला उन्होंने, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर क्या आती हैं, मशीन बिल्डिंग जैसी चीजें आती हैं, और उसकी दूसरी तो पढ़ो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। किसी कंपनी की अगर मैं शेयर्स खरीद रहा हूँ तो मतलब मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दिस इज इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब हेडिंग रहेगी। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, अक्षर हेडिंग बताएं। शेयर होल्डर्स फंड सब हेडिंग बताएं। शेयर कैपिटल, फॉरफिटेड शेयर्स जो शेयर कैपिटल के अंदर ऐड करके दिखाया जाता है। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर आते हैं, शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर आते हैं, और शेयर कैपिटल में फॉरफिटेड शेयर्स ऐड कर दिए जाते हैं। अंजलि फॉरफिटेड शेयर्स में कौन सा अमाउंट आता है? जो रीइश्यू नहीं हुआ, जो शेयर फॉरफिट कर दिए बट रीइश्यू नहीं हुए, सिर्फ वही वाला अमाउंट आता है शेयर कैपिटल में जो ऐड होता है। ये हम 6 में चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ शेयर। फैक्ट्री बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, मैंने बताया जी हेडिंग नॉन करंट असेट्स। सर बिल्डिंग की लाइफ मोर देन 12 मंथ है, इसलिए नॉन करंट असेट है। सब हेडिंग बताएं। सब हेडिंग बताएं। सब हेडिंग बताएं। सही है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अंडर फिक्स्ड एसेट्स। मैंने बताया इस टॉपिक में दो सब हेडिंग है, ध्यान दें दोनों ही सब हेडिंग आपको मेंशन करनी होगी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अंडर फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग अभी बन रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस वाले सब हेडिंग के अंदर आया है ये। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन, क्या मतलब है जी एक्रूड एंड ड्यू का? सर मतलब हमें देना है, सिर्फ एक्रूड लिखा होता तो मतलब हमें कर दिया हमें मिला। एक्रूड एंड ड्यू इन दो वर्ड में डिफरेंशिएट कीजिए अच्छे से। एक्रूड लिखा होता तो ये मतलब, ड्यू लिखा है तो ये मतलब। हाँ जी, जिसका अमाउंट पेंडिंग है, पेमेंट पेंडिंग है, उसे क्या बोलेंगे? एक्रूड के ड्यू। एक्रूड एंड और एक्रूड बट नॉट ड्यू मतलब जिसका हमें ड्यू डेट नहीं पता और अमाउंट भी पेंडिंग। डेट पता है अभी तक आई नहीं है। सर एक्रू का मतलब अर्न होता है, वो अर्न हमारे एक्सपेंस के हिसाब से भी हो सकता है, इनकम के हिसाब से भी हो सकता है, और एक्रू डेली बेस पे होता है। एम्प्लॉय आज आया, एक दिन के लिए काम करके चला गया शाम को, तो उसने एक दिन में सैलरी कमा ली, एक सपोज 1000 रुपये रोज की सैलरी है, मेरा 1000 रुपये खर्चा हो गया। एक्रू तो डेली बेस पे होता है, हम रिकॉर्डिंग हालांकि मंथली बेस पे करते हैं। ड्यू का मतलब होता है ड्यू फॉर पेमेंट, पेमेंट की डेट अगर निकल जाए तो ड्यू कहलाएगा, और पेमेंट की डेट अभी निकली नहीं तो नॉट ड्यू ऐसा कहलाएगा। जैसे कि सर महीने की सैलरी महीने में देते नहीं है, नेक्स्ट मंथ देते हैं। सपोज अपने एम्प्लॉय को सैलरी हम मार्च की सैलरी 31 मार्च को दे देते हैं, सपोज 31 मार्च को दे देते हैं मार्च की सैलरी, और हमने अभी तक दी नहीं है 31 मार्च तक, और अकाउंट क्लोज हो, इसको बोलेंगे एक्रू हो गया और ड्यू भी हो गया, एक्रू एंड ड्यू।
और अपने एम्प्लॉय की सैलरी मार्च की सैलरी हम 7 अप्रैल को देते हैं, 31 मार्च तक पे तो हुआ नहीं, पे करेंगे कि जल्दी हम, तो ड्यू डेट ही नहीं आई, इसे बोलेंगे एक्रू बट नॉट ड्यू। एक्रू हो गया, अर्न कर लिया है एम्प्लॉय ने, बट अभी तक ड्यू नहीं हुआ। ड्यू का मतलब ड्यू डेट पता है लेकिन ड्यू डेट आई नहीं है, तब लिखते हैं बट नॉट ड्यू। ड्यू डेट पता है और ड्यू डेट निकल चुकी है, तो एक्रू एंड ड्यू। तो कंपनी के लिए क्या नेगेटिव हुआ, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में क्या चीज नेगेटिव है, एक्रू बट नॉट ड्यू, एक्रू नॉट ड्यू, एक्रूड एंड ड्यू। एक्रू भी हो गया, ड्यू भी हो गया, फिर पेमेंट नहीं करी, तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा कंपनी में। अच्छा जी, अब हमारे इसकी हेडिंग पर हमने हेडिंग बताएं, करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग बताएं, अदर करंट लायबिलिटी। सिक्योर्ड लोन पर हो या अनसिक्योर्ड लोन पर हो, दोनों ही लोन पर सेम इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट सेम रहेगी, करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी। पर ये डिफरेंस बताएं, सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन होने का बस सीक्वेंस से चलता है। अन्य आगे आप बताएं, सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन में फर्क। दीपिका आप बताएं, आप पर आ गया। सिक्योर्ड लोन मुझे जिन्होंने सिक्योरिटी में दे रखा है, अनसिक्योर्ड में सब देंगे। परफेक्ट आंसर जी, बिल्कुल। अगर हमने लोन लिया है बदले में कुछ सिक्योरिटी पर दे करके तो उसे सिक्योर्ड लोन बुलाते हैं। अगर हमने लोन लिया है बिना किसी सिक्योरिटी के उसे अनसिक्योर्ड लोन बुलाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फर्क आता है, अनसिक्योर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, सिक्योर्ड वाले में कम होता है। अच्छा जी, 62, 63, 64 तीनों का आंसर सेम है जी। करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी, एक्रू हो या एक्रू नॉट ड्यू हो, विद इन 12 मंथ्स पे हो जाना है, तीनों का आंसर सेम है। लास्ट पॉइंट लाइव स्टॉक, हेडिंग बताएं। नॉन करंट एसेट हेडिंग है सर, मोर देन 12 मंथ्स की लाइफ होती है एनिमल्स की, सब हेडिंग। टेंजिबल एसेट्स अंडर फिक्स्ड, टेंजिबल एसेट्स अंडर फिक्स्ड एसेट, एनिमल्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स अंडर फिक्स्ड एसेट, ये इसकी सब हेडिंग। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं जी। लिस्ट एनी 3 आइटम्स, मतलब एग्जांपल्स दैट कैन बी शोन अंडर द हेडिंग रिजर्व। कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा एग्जाम ऐसा क्वेश्चन है। रिजर्व सरप्लस में कोई भी 3 आइटम बता, कोई एग्जांपल आप कोई रिजर्व्स के नाम दे दो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पीएनएल का प्रॉफिट, पीएनएल का लॉस, कैपिटल रिजर्व, एग्जांपल लिखे हुए हैं काफी सारे। थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट द सब हेडिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सब हेडिंग जो मैंने ब्रैकेट में लिखा ग्रीन कलर से, मैंने अपनी साइड से लिखा हुआ है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। सब हेडिंग का मतलब सब हेडिंग बतानी है, एग्जांपल नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में आया, लिस्ट एनी 3 आइटम्स मतलब एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा लिस्ट आउट द सब हेडिंग्स, और एग्जांपल नहीं देने, सब हेडिंग ही देनी है। व्हिच आर शोन अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी की जो 4 सब हेडिंग है उनका नाम लिखना। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द सब हेडिंग व्हिच आर शोन अंडर द हेडिंग करंट की इसमें हेडिंग सब हेडिंग लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, contingent liabilities। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, आंसर अलग अलग लिखे हुए हैं और दोनों में थोड़ा लेंथ का फर्क है और लिखने के तरीके का फर्क है। जो आपको आसान लगे वो वाला लिख लें, दोनों ही आंसर सही हैं। लायबिलिटी, प्रोविजन और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी तीनों काफी हद तक सिमिलर से टर्म्स हैं। मैंने डिफरेंस कराया इन तीनों में। पहला पेमेंट कंफर्मेशन, कंफर्म है कि पेमेंट करनी है। लायबिलिटी में कंफर्म है कि पेमेंट करनी है, जैसे कि क्रेडिटर से गुड्स ली पेमेंट करनी है। प्रोविजन में कंफर्म पेमेंट करनी है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, अमाउंट नहीं पता लेकिन पेमेंट करनी है ये पता। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, अमाउंट एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन पेमेंट करनी है ये पता।
कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी है पेमेंट करनी है कि नहीं करनी ये नहीं पता, डिस्कस करेंगे एग्जांपल से। अमाउंट एग्जैक्ट अमाउंट कितना पे करना है ये पता है, जैसे क्रेडिटर से गुड्स लाए हैं जितना बिल में लिखा है उतना पे करना, अमाउंट में कोई डाउट ही नहीं। प्रोविजन में अमाउंट नहीं पता होता, प्रोविजन की डेफिनेशन यही है बस, लायबिलिटी से इसी पॉइंट से डिफरेंट है तो नॉर्मल लायबिलिटी ही बन जाए, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। एग्जांपल कि सर मार्च के महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी मार्च में आता नहीं, अप्रैल में आता, तो 31 मार्च को मुझे मार्च के महीने का खर्चा बुक करना हो तो क्या करूँगा, प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम से लिखूंगा और अंदाजे से अमाउंट लिखूंगा। सपोज फरवरी का बिल आया है 10,000 28 डेज का, तो 10,000 डिवाइड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 31 लगभग कितना बिल आना चाहिए मार्च का, उस एस्टिमेट से हम कैलकुलेट कर लेंगे रिकॉर्ड पर। एग्जैक्ट जब बिल आएगा तब पता लगेगा, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो अमाउंट नहीं पता, पेमेंट करनी नहीं पता, उसे प्रोविजन कहते हैं। ऑनलाइन लायबिलिटी में पेमेंट अमाउंट पता है, बस पेमेंट करनी है कि नहीं करनी ये नहीं पता। तो ऐसी लायबिलिटी इसमें श्योरिटी नहीं है कि पेमेंट करनी है, इसे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बुलाते हैं। इसमें एग्जांपल भी पढ़ेंगे हम काफी सारे, पर मीनिंग पढ़ लेते हैं। Contingent liability is that liability which may become payable depending upon happening in future। कुछ इवेंट हैपन होना है फ्यूचर में, उस पे डिपेंड करना है, उस पे डिपेंड करता है कि ये लायबिलिटी अराइज होगी भी कि नहीं होगी। आगे लिखा है contingent liabilities are not included in liabilities but are shown by way of a note। एक्चुअल में लायबिलिटी है ही नहीं, उसको बैलेंस शीट में क्यों लिखें, लेकिन इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि ऐसी कोई लायबिलिटी हो भी सकती है इस कंपनी में, इसलिए बस उसे अवेयर करने के लिए हम बैलेंस शीट के नीचे, फुट नोट का मतलब बैलेंस शीट के नीचे एज अ लैंग्वेज लिखते हैं। जैसे एग्जांपल, भाई हमारी कंपनी में केस चल रहा, कस्टमर ने केस किया हुआ या सप्लायर ने केस किया हुआ हमारी कंपनी पर, तो केस अभी चल रहा, अगर केस हम हार गए तो पेमेंट करनी पड़ सकती है, केस जीत गए तो पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये पेमेंट होगी कि नहीं होगी ये फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है। ऐसी लायबिलिटी को कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कहते हैं। अगर तो पेमेंट कन्फर्मेशन नहीं तो लायबिलिटी में क्यों लिखें, लेकिन हम इसे कहीं भी ना लिखें तो सोचो इन्वेस्टर है, तो सोचे कंपनी तो बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रही है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, इस कंपनी में पैसा लगा दे, पैसा लगाने के 2 दिन बाद ही कंपनी केस हार जाए तो फिर इस कंपनी को काफ़ी लॉस हो सकता है, इसकी मार्केट प्राइस डाउन हो सकती है, शेयर प्राइस गिर सकते हैं। इसलिए हमारा काम अलर्ट करना है सभी को, तो कोई लायबिलिटी हो भी सकती है उसके लिए अलर्ट करते हैं, देयर इज अ केस अगेंस्ट द कंपनी और इतने अमाउंट का केस है, इस चीज़ का केस है, सब कुछ डिटेल्स में मेंशन होंगी। ये चीज़ पढ़ने के बाद इन्वेस्टर पैसा लगाएगा या नहीं लगाएगा उसकी इच्छा है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया जी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का, जो एक फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है, पेमेंट कन्फर्मेशन नहीं है। जब फ्यूचर में वो इवेंट हो जाएगा तब पता लगेगा पेमेंट करने के नहीं करने, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता, बैलेंस शीट के बाहर आता है, शोन एज फुटनोट। एग्जाम्पल दे रखे हैं जी, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज अ डेट। क्लेम मतलब कि केस चल रहा है कंपनी में, नॉट एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज मतलब नॉलेज में डालना, कंफर्म कर देना, अफर्म कर देना। डेट मतलब लायबिलिटी, कर्जा, कंपनी ने केस एक्नॉलेज नहीं करा एज डेट, कंपनी मान नहीं इसको कर्जा दी, कंपनी में क्लियर नहीं चल रहा। दूसरा, एरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर पर सर डिविडेंड का जो रेट होता है वो फिक्स होता है, जितना भी मान लीजिए 9 या 12 या 11। प्रेफरेंस शेयर जब इशू किए जाते हैं तो इन्वेस्टर को बताया जाता है कि देखो सर रेट फिक्स है, लेकिन पैसे मिलेंगे कि नहीं ये फिक्स नहीं। सबको पेमेंट करने के बाद पैसा बचेगा तो आपको डिविडेंड दे देंगे, नहीं बचा तो नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा बचा तब भी 9% देंगे, कम बचा तो नहीं देंगे। रेट फिक्स है। सबसे लास्ट में इक्विटी वालों को मिलता है, सेकंड लास्ट प्रेफरेंस वालों को मिलता है। क्लियर हो गई जी बात? मतलब ऐसा नहीं होगा कि इक्विटी वालों को दे दिया, प्रेफरेंस वालों को कह रहे हैं कि है नहीं पैसे खत्म हो गए, ऐसा नहीं होगा। बस इस चीज़ की श्योरिटी दे रहे हैं प्रेफरेंस वालों को, ठीक। अच्छा, तो मान लीजिए अकाउंटिंग ये चल रहा है 2013-14,
प्रॉफिट इस साल हुआ नहीं तो डिविडेंड दिया नहीं। नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट काफी सारा हो गया तो हमने डिविडेंड दे दिया। तो यहाँ प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट ईयर नहीं मिला था डिविडेंड, वो वाला भी दो, तो प्रॉफिट है हमारा अच्छा खासा। तो यहाँ डाउट आता है कि वो पिछले वाला जो लास्ट ईयर नहीं मिला था तो अब मिलेगा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल पॉकेट मनी का, पॉकेट मनी मिलती है जी आपको 2000 का महीना मान लीजिए, तो आपने कहा इस महीने तो काम डाउन रहा है नहीं मिलेगी, तो आपने कहा कोई बात नहीं। नेक्स्ट उनकी सेल अच्छी हुई, उन्होंने 2000 रुपये दे दिए, तो क्या पिछले भी 2000 लेंगे या नहीं लेंगे? तो डिपेंड करता है टर्म्स कंडीशन पे, आपका एग्रीमेंट क्या हुआ रेडी से। जब पॉकेट मनी डिसाइड हुई थी तो आपने एग्रीमेंट में लिखवाया था क्यूमुलेटिव पॉकेट मनी है ये नॉन क्यूमुलेटिव पॉकेट मनी। अगर क्यूमुलेटिव पॉकेट मनी तो एक्यूमुलेट होती रहेगी, इकट्ठी होती रहेगी, अगर नहीं मिलेगी तो आपको पिछले वाले में मिलेगी, और अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो इकट्ठी नहीं होगी, पिछले वाले में मिलेगी। जब भी डिसाइड करना पॉकेट मनी क्यूमुलेटिव जरूर लिखवाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरियर्स, एरियर और आउटस्टैंडिंग ये सिनोनिम्स है। एरियर आउटस्टैंडिंग की जगह इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिविडेंड, तो पिछले 2-3 सालों का अभी तक हमने प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं दिया, तो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हो गया तो देना पड़ेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो देना नहीं पड़ेगा। तो मतलब कि डैडी आपके बैलेंस शीट में लिखेंगे एरियर ऑफ क्यूमुलेटिव डिविडेंड, उनकी तरफ से आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट अनकॉल्ड कॉल्स ऑन शेयर सब्सक्राइब। 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए कंपनी ने कॉल कर ली, 2 रुपए अनकॉल्ड है, अभी तक मंगाया ही नहीं, तो ये कंपनी की लायबिलिटी कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ट्राई करें। तो 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 8 रुपए मंगा लिए, कॉल कर लिए, आ भी गए, 2 रुपए अभी तक कंपनी ने मंगाए नहीं, तो ये तो शेयर कैपिटल में लिखा जाएगा 8 रुपया, तो 2 रुपए कंटीजेंट लायबिलिटी कैसे बन गया? कंपनी को तो पैसा मिलना है 2 रुपए, कंपनी को पे थोड़ी ना करना, तो लायबिलिटी में क्यों लिखा हुआ है? मंगाएंगे ना, पे थोड़ी ना करेंगे, लायबिलिटी डेट नहीं पता, लेकिन ये तो बताया कि पैसे देने नहीं है, कोई पैसे मिलने हैं हमको, तो लायबिलिटी थोड़ा बुला सकता हम लायबिलिटी, पैसे हमें देने नहीं है, पैसे में तो लेने हैं। क्वेश्चन नहीं समझ रहे आप? देखो लाइक हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, इसके अंदर कोई भी एग्जांपल आएगा तो एग्जांपल ऐसा ही होगा जिसमें कंपनी पैसा देगी, तभी तो लायबिलिटी बनेगी। वो नॉन करंट लायबिलिटी में जितनी भी आइटम है, करंट लायबिलिटी में जितनी भी आइटम है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में जितनी भी आइटम है, सभी में पेमेंट का आउटफ्लो होगा ना, इनफ्लो तो नहीं होगा। लेकिन इस 2 रुपए का तो इनफ्लो होना है, तो ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में क्या कर रहा, लगा हुआ एफर्ट। 10 रुपए में से 8 रुपए कंपनी ने मंगा लिए हैं, 2 रुपए नहीं मंगाए हैं, अनकॉल्ड कैपिटल है, तो ये कैसे हुई लायबिलिटी? रिजर्व कैपिटल है तो लायबिलिटी कैसे होगी? मुझे 11 पता कर ली कि लायबिलिटी कैसे होगी। तो सर पता नहीं लोग दे या फ्यूचर में तो हमें इसको जो हमारे शेयर होल्डर हैं उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, और हमने अभी उसका अमाउंट तो पता है 2 रुपए सर नहीं, हमने नहीं मंगाया ना, इस वजह से सर हो सकता है फ्यूचर में ना आते जो फ्यूचर में पैसे आएंगे या नहीं आए, जाएंगे तो नहीं, लायबिलिटी कैसे होगी? चलिए देखिए, अभी ए लिमिटेड की बैलेंस शीट बन रही है और अब इस कंपनी में अकाउंटेंट है। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए, तो ये बैलेंस शीट में कहां लिखेगी इसको? नॉन करंट एसेट्स के अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करेक्ट है।
किसी और कंपनी शेयर्स खरीदे मतलब इन्वेस्ट करा उस कंपनी के अंदर, हम लिखेंगे उसको इन्वेस्टमेंट के अंदर। कंपनी ने शेयर्स खरीदे हैं, वो 10 रुपये का शेयर है और कंपनी ने 8 रुपये मंगा लिए और 2 रुपये नहीं मंगा, तो हमारी कंपनी को 2 रुपये कभी भी पे करने पड़े, इसलिए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। मतलब जो मैं एग्जांपल दे रहा था, ये 2 रुपये नहीं मंगा, ये लायबिलिटी कैसे है? ये लायबिलिटी ऐसे है कि किसी और कंपनी के शेयर्स हैं, हमारी खुद की कंपनी के नहीं है। और हमारी खुद की ही कंपनी के शेयर हैं तो हमारी लायबिलिटी होगी नहीं। हमने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, सिंपल सी बात सर, मैंने कोई चीज़ EMI पे खरीद ली तो मेरे पास एक एसेट तो आ गई, लेकिन लायबिलिटी भी तो आ गई EMI भरने की। तो हमने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, अगर वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, फुल्ली पेड है, तो उसका शेयर 10 का 10 पेड है, तो हमारे को लायबिलिटी नहीं। पैसे कंपनी में लगा दिया, या तो पैसा डूबेगा या पैसा बढ़ेगा, लायबिलिटी कहीं से नहीं। लेकिन अगर ये फुल्ली पेड अप नहीं, तो मैं सदा लायबिलिटी भी ले रहा हूँ। अगर मैं किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूँ जिसने अभी पार्टली पेमेंट मंगाई है, तो मेरे साथ एसेट तो आ रही है, मेरे पास लायबिलिटी भी आ रही है, तो कभी भी बैलेंस पैसे मंगा सकता। तो ये पता कैसे लगा किसी और कंपनी के शेयर है? यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सब्सक्राइब, पढ़िए ध्यान से। अनकॉल्ड कॉल्स ऑन शेयर्स सब्सक्राइब, सब्सक्राइब का मतलब परचेज, जो हमने खुद सब्सक्राइब करे हैं, मतलब हमने परचेज करे हैं, ये वो वाले शेयर्स हैं। ठीक है, सब्सक्राइब को अंडरलाइन करके परचेज वर्ड लिख सकते हो आप, और अच्छे से ध्यान रहेगा रिवीजन के टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 में एक और सेम क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। एग्जांपल दीजिए कैसे ट्रीट करेंगे उसको फाइनल अकाउंट में। 3 चीजें पूछी हुई हैं बेसिकली। आंसर, अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज वन व्हिच इज नॉट एन एक्चुअल लायबिलिटी, एक्चुअल लायबिलिटी है ही नहीं, बट व्हिच मे बिकम अ लायबिलिटी, लायबिलिटी बन सकती है ऑन द हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स के पहला, अनसर्टेनिटी एज टू वेदर द अमाउंट विल बी पेबल एट ऑल, पेबल करना है कि नहीं करना। अनसर्टेनिटी अबाउट द अमाउंट इन्वॉल्व, अमाउंट जनरली ये तो डिपेंड करता है केस पर कि अमाउंट हमें पता है कि नहीं पता। जैसे कि प्रेफरेंस वाला डिविडेंड एग्जैक्ट हमें अमाउंट पता है, केस चल रहा है कंपनी पे, तो केस में जो डिबेट होता है उसमें अमाउंट घट बढ़ भी सकता है, तो अनसर्टेनिटी अमाउंट की भी हो सकती है इसमें। एग्जांपल एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। बिल ऑफ एक्सचेंज, सर ये बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे आ गया कॉन्टिजेंट लायबिलिटी? बिल ऑफ एक्सचेंज अगर BR होता है तो करंट एसेट में आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज अगर BP होता है तो करंट लायबिलिटी में आता है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में कैसे आ गया? ध्यान से देखिए, ए लिमिटेड मान लीजिए सेलर है और ये है बायर, इसने गुड्स बेच दिए, इसने गुड्स खरीद दिए, अब BR किसे मिलेगा? BR किसे मिलेगा बताइए? बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके B देगा, उसके बेस पर A पैसे लेगा और B पैसे देगा, ये बायर है, बायर पैसे देता है, बायर भी पैसे लेगा। समझ आ रही है बात? अब इसको पैसों की नीड है तो ये बैंक के पास जाता है, SBI बैंक में चला गया, इस BR को लेकर के, और ये BR डिस्काउंट करवा ले। BR डिस्काउंट करवाने का मतलब है कि SBI बैंक को कह रहा है कि मैच्योरिटी पर आप चले जाना डायरेक्ट B के पास और इससे पैसे ले लो। अब यहाँ पर जब A ने डिस्काउंट करा लिया BR इससे, तो बताइए A बैलेंस शीट में अपनी BR को कहाँ दिखाएगा? करंट एसेट में कि करंट लायबिलिटी? BR इसके पास है नहीं, दिखाएगा कहाँ? तो BR तो बैंक को दे दिया। समझ आ रही है बात? इसे B से BR मिला था, जब तक इसके पास BR था तो उसकी करंट एसेट थी, दिखाया करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। लेकिन जब इसने अपना BR बैंक को दे दिया तो इसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई ना, तो पैसा देगा B, पैसा लेगा SBI, इसका रूलिंग है बीच में, ना तो उसके पास BR है ना B भी है, उसका माल बिक गया, से पैसे मिल गए, बात खत्म हो गई। उसकी ना एसेट है ना लायबिलिटी,
लेकिन ये बीच में एज अ गारंटर का रोल प्ले कर रहा है। गारंटर रोल कैसे प्ले कर रहा है कि मैच्योरिटी पर अगर बी डिफॉल्ट कर दे तो बैंक को पेमेंट ए को करनी पड़ेगी, ए पेमेंट करेगा। तो एक ऐसी लायबिलिटी जो हो भी सकती है फ्यूचर में और नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है फ्यूचर इवेंट पर, डिपेंड करता है बी पर। इसलिए अगर हमने बी डिस्काउंट करा लिया है तो ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता, ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बन जाता है जब तक मैच्योरिटी डेट निकलना है। मैच्योरिटी डेट निकल जाएगी, बी पेमेंट कर देगा, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो जो एग्जांपल लिखे हुए मैंने इस टॉपिक के अंदर, एग्जांपल क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि हेडिंग सब हेडिंग बताओ, तो आपको हेडिंग सब हेडिंग दोनों की जगह की लाइन लिखनी है, शोन एज फुटनोट इन बैलेंस शीट, इट इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। जो एग्जांपल है उनको ये आंसर है। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ लिस्ट एनी 3 आइटम दैट कैन बी शोन एज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, एग्जांपल ऊपर डिस्कस कर लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। शॉर्टर दी गई ऑपरेटिंग साइकिल क्या चीज होती है? सब बिजनेस स्टार्ट करा, करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं, 1.5 करोड़ रुपया खरीद ली तो लॉन्ग टर्म तक चलेगी। करंट एसेट्स के लिए जैसे हमने पैसा लगा दिया, रॉ मटेरियल खरीद लिया, उसके बाद रॉ मटेरियल से WIP बनेगा, फिर फिनिश गुड्स बनेगा, फिर उधार के डेटर बनेगा, डेटर से BR मिलेगा, BR से पैसा मिलेगा। तो पैसा गया और वापसी घूम करके आया, तो कितना टाइम ले रहा है? दिस इज ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब हमारी जो कैश है, जो मनी है, वो कितने टाइम तक ब्लॉक रहता है बिजनेस साइकिल में, दिस इज ऑपरेटिंग साइकिल। ये जितना छोटा हो उतना अच्छा। इसके लिए बैंक को लिया जाता है ऐसी चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस साइकिल 6 महीने की, मतलब मैं पैसा लगाता हूँ तो 6 महीने के अंदर माल बिक गया, बन गया, सब कुछ हो गया, पैसे मिल जाते हैं 6 महीने के अंदर। और मेरे पास कोई बड़ा ऑर्डर आया हुआ है, पैसे नहीं है, तो बैंक से मैं लोन लूँगा 6 महीने के लिए। मुझे पता है कि 6 महीने बिजनेस साइकिल है, लोन लूँगा, कुछ बनाऊँगा, बेचूँगा, पैसे आ जाएंगे, फिर लोन चुका दूँगा, जितना इंटरेस्ट आएगा उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल उसे कहते हैं सर, जितने टाइम तक पैसा ब्लॉक रहता है करंट एसेट्स के अंदर। जितनी लंबी होगी ऑपरेटिंग साइकिल, उतने लंबे टाइम के लिए पैसा ब्लॉक रहेगा, उतने लंबे टाइम तक का ब्याज जाएगा। ऑपरेटिंग साइकिल जितनी छोटी होगी उतने कम टाइम तक पैसा ब्लॉक रहेगा, उतना कम ब्याज जाएगा। लेकिन छोटा बड़ा करना ये अपने हाथ में नहीं है ऑपरेटिंग साइकिल को, ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल्स में ज़्यादा होता है और रिटेल में कम होता है, होलसेलर रिटेलर के यहाँ तो माल बिका तो उसके पैसे आ जाते हैं। फिर हो गई जी बात, ये क्यों बढ़ रहे हैं? सर आपको बताया गया करंट एसेट किसे कहते हैं? जो विदिन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाए। गलत पढ़ा है। करंट एसेट उसे कहते हैं जो विदिन 12 मंथ्स और विदिन ऑपरेटिंग साइकिल कैश में कन्वर्ट हो जाए। कंप्लीट में एग्जैक्ट मीनिंग ये है करंट एसेट। मतलब मेरी ऑपरेटिंग साइकिल सपोज 15 महीने की है और मेरे को किसी से पैसे मिलने हैं 14 मंथ के अंदर, वो भी करंट एसेट बनेगा। फिर समझो क्या है डेफिनेशन करंट एसेट की? जो विदिन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाए या फिर विदिन ऑपरेटिंग साइकिल कैश में कन्वर्ट हो जाए। मतलब 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल वाले महीने, दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी हो जाए, एनी वन, तो करंट एसेट। मैं एग्जांपल दिया, मेरी ऑपरेटिंग साइकिल मान लीजिए 15 महीने की है और मुझे किसी से पैसे 14 मंथ में मिलने हैं, तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल ही मिलने हैं, ऑपरेटिंग साइकिल खत्म होने से पहले मिल जाएंगे, तो करंट एसेट। जो बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल पैसा मिलेगा और बियॉन्ड 12 मंथ पैसा मिलेगा, वो होगा नॉन करंट एसेट। ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने की है और पेमेंट मिलनी है मुझे 10 महीनों,
पता है करंट हुआ कि नॉन करंट हुआ? करंट। बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल है, बट अप टू 12 मंथ जो है दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हो जाए, कोई भी कंडीशन पूरी हो जाए, या तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो या 12 महीने के अंदर हो, तो करंट एसेट है। बताइए करंट के नॉन करंट? नॉन करंट। ऑपरेटिंग साइकिल के भी बियॉन्ड है, 12 मंथ्स की भी बियॉन्ड है। करंट के नॉन करंट? करंट अप टू ऑपरेटिंग साइकिल है, इसलिए करंट एसेट। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मेरी पेमेंट आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड विच आइटम इज करंट एसेट एंड विच इज नॉन करंट एसेट। 6 केस बना रखे हैं जी। कलेक्शन कितने महीने में आ जाएगी ये लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने की ये लिखा हुआ है, उसके आगे आपको CA/NCA लिख देंगे, या तो CA लिखो या NCA लिखो, शुरू हो जाएगी। 6 के 6 केस में खुद से आंसर कीजिए, फिर डिस्कस करता हूँ। हाँ जी, कलेक्शन मंथ का मतलब पेमेंट कितने महीने में आ जाएगी। डन जी, दूसरी बात की बारी। बताइए पहले वाला करंट एसेट है कि नॉन करंट एसेट? करंट एसेट है सर। इसमें दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, अप टू 12 मंथ भी है और अप टू ऑपरेटिंग साइकिल भी है, और हमें तो कोई भी एक कंडीशन चाहिए थी एटलीस्ट, दोनों पूरी हो रही है इसमें, करंट एसेट है। सेकंड शिवा, करंट एसेट है, इसमें भी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है सर, अप टू 12 मंथ भी है, अप टू ऑपरेटिंग साइकिल भी है, हमें तो कोई कंडीशन चाहिए थी। थर्ड नॉन करंट एसेट, सर दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, अप टू 12 मंथ भी नहीं है, अप टू ऑपरेटिंग साइकिल भी नहीं है, हमें एटलीस्ट एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, नॉन करंट एसेट हो गई। फोर्थ अर्जुन, करंट एसेट सर, अप टू 12 मंथ वाली कंडीशन पूरी हो रही है और अप टू ऑपरेटिंग साइकिल वाली कंडीशन, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, इसलिए करंट एसेट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, करंट एसेट, कंडीशन दोनों पूरी हो रही है सर, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल भी है, विद इन 12 मंथ्स भी है। करंट एसेट ऑपरेटिंग, देखो इसमें 12 मंथ वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल वाली कंडीशन पूरी हो रही है, हमें कोई भी एक कंडीशन चाहिए थी, वो सेटिस्फाई होना, वो सेटिस्फाई हो रही है हमारी, इसलिए बन गया करंट एसेट। इसके बाद जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, ये नॉलेज पर्पस से कुछ क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं, इसमें कंप्लीट बैलेंस शीट बनानी है, एग्जाम में कभी आया नहीं है ना कोर्स में है, नॉलेज पर्पस से लिखा हुआ है, आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहे कर सकते हैं। हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हुई है जी, P&L स्टार्ट करते हैं, पेज 177, हेडिंग है स्टेटमेंट ऑफ P&L, शेड्यूल 3 पार्ट 2। पार्ट 1 बैलेंस शीट का है और पार्ट 2 P&L का, लेकिन सर P&L तो पहले बनता है, उसका पार्ट 1 होना चाहिए। प्रैक्टिकली P&L ही पहले बनता है, उसके बाद बैलेंस शीट बनती है, लेकिन जब एनुअल अकाउंट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो उसमें बैलेंस शीट पहले रिप्रेजेंट की जाती है और P&L बाद। बैलेंस शीट पहले प्रेजेंट की जाती है और P&L बाद, इसलिए पार्ट 1 बैलेंस शीट का है और पार्ट 2 P&L का। इनफैक्ट नोट्स टू अकाउंट्स का जो सीक्वेंस होता है वो बैलेंस शीट से स्टार्ट होता है और कंटिन्यूअस चलता रहता है P&L तक। मतलब बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स लिख रहे हैं, मान लीजिए नोट नंबर 1, 2, 3 करके मान लीजिए 8 तक आ जाए,
उसके बाद बनेगा स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो यहाँ पे नोट नंबर 9 से स्टार्ट होगा, 1 से नहीं। समझ पा रहे हैं आप? तो जब एनुअल अकाउंट से प्रेजेंट किए जाते हैं तो पहले बैलेंस शीट आती है, उसके बाद P&L आता है और नोट नंबर उसी सीक्वेंस में रहते हैं। यहाँ 1 से स्टार्टिंग इसलिए नहीं करी, ये इन्वेस्टर कंफ्यूज ना हो रिपोर्ट देखकर कि नोट नंबर 1 ही बैलेंस शीट वाला है कि P&L वाला है। सीक्वेंस यहाँ पे 1 पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे 9 से स्टार्ट होगा। तो ध्यान रखना है आपको, स्केड्यूल का नंबर थर्ड बैलेंस शीट के लिए भी है, थर्ड P&L के लिए भी है। डिफरेंस है पार्ट का, पार्ट 1 बैलेंस शीट का है, पार्ट 2 P&L का। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, जिसे आप करके जाना। चलिए हेडिंग सब हेडिंग पर आते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या सिस्टम था? डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस। P&L में इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो मतलब 2 कैटेगरी की इनकम है, एक डायरेक्ट इनकम और एक इनडायरेक्ट इनकम। तो हमारा जो P&L है उसके अंदर इनकम की 2 ही हेडिंग है। पहली हेडिंग में डायरेक्ट इनकम आती है, दूसरी हेडिंग में इनडायरेक्ट इनकम आती है। डायरेक्ट इनकम सर सिर्फ एक ही होती है, सेल्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्ड का डिफरेंस क्या होता है? इनकम में बात करें अगर, जो गुड्स से रिलेटेड हो वो डायरेक्ट, जो गुड्स से रिलेटेड ना हो वो इनडायरेक्ट। तो गुड्स बेचना सेल्स हो गया, डायरेक्ट इनकम हो गई, ये पहली हेडिंग रहेगी। अदर इनकम, बैंक में पैसा पड़ा है, ब्याज मिल गया, किसी को सर्विस दी थी, कमीशन मिल गया, अदर इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। अब से जो कंपनियां समझिए, सर कंपनी जो है ये गुड्स भी बना सकती है, सर्विस वाली कंपनी भी होती है। तो अगर हम सेल वर्ड लिख दें फॉर्मेट के अंदर, सर्विस वाली कंपनी कैसे लिखेगी सेल्स अपनी सर्विस को? उसके लिए टर्म बना रखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो ऑपरेशन करके रेवेन्यू नहीं है, ऑपरेशन मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो इस काम के लिए बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, जो चीज़ बिजनेस मेंटेन करती है उसे ऑपरेशन बुलाते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स। जब सर्विस इंडस्ट्री है तो फीस, समझ आ गई बात? उसके बाद दूसरी हेडिंग अदर इनकम, खत्म हो गई इनकम साइड। केवल 2 ही हेडिंग है इनकम साइड में, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आना है सर? सेल्स आनी है, गुड्स बेचे, वो मेन काम है, मेन इनकम है, रेवेन्यू में आया। अदर इनकम में एक्स्ट्रा इनकम कुछ होगी, कमीशन मिल गया, रेंट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, अदर इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। मतलब जो P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड है वो अदर इनकम है। पढ़िए क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और उसके नीचे अदर इनकम, फिर उसके नीचे टोटल। तो सिर्फ 2 ही हेडिंग है इनकम साइड की, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा अदर इनकम। अदर इनकम आगे लिखा हुआ है जी मैंने इनडायरेक्ट इनकम, जो P&L अकाउंट क्रेडिट साइड में आता था। और रेवेन्यू ऑपरेशन का मतलब सेल्स, गुड्स बेचे हैं, कैश सेल भी इसी में आएगा, चाहे कैश में बेचे वो भी गुड्स ही बेचे हैं, क्रेडिट सेल्स उधार में बेचे वो भी गुड्स बेचे वो भी इधर आएगा। लेकिन कस्टमर ने सामान वापस कर दिया तो सेल्स रिटर्न हो गई तो वो माइनस हो जाएगा, नेट सेल्स आएगा बेसिकली। सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के यहाँ जब रॉ मटेरियल आता है और उसे मशीन में डालते हैं कि फिनिश गुड्स बनाने के लिए, तो मशीन में से कुछ वेस्टेज, कुछ स्क्रैप, ये सब सामान निकलता है। मतलब रॉ मटेरियल 100% फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ वेस्टेज, कुछ स्क्रैप बच जाता है। ये स्क्रैप अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है, इसलिए इसको फेंका नहीं जाता, इसको भी सेल किया जाता है। तो जो स्क्रैप को बेच करके पैसा मिल रहा है, ये हमारी मेन इनकम हुई कि अदर इनकम? मेन इनकम। ये डाउट में रहता है पॉइंट कि सर ये मेन इनकम कैसे हो गई? हम कबाड़ी वाले थोड़ी, स्क्रैप बेचना हमारी मेन इनकम, हम तो गुड्स बना रहे हैं, तो गुड्स बेचना हमारी मेन इनकम, स्क्रैप हमारी मेन इनकम कैसे? समझिए इस चीज। सर जो हमारे मेन काम से रिलेटेड है वो सारी हमारी मेन इनकम।
हम गुड्स बना रहे हैं तो उससे अगर वेस्टेज से कुछ हमारी सेल हो रही है, जैसे मैंने बताया वेस्टेज रॉ मटेरियल वेस्टेज निकल रही है, उसे हमने इकट्ठा करा और उसको हमने बेचा, तो वो भी रेगुलर इनकम है और रिलेटेड टू आवर मेन बिजनेस है, रिलेटेड टू आवर कोर एक्टिविटी है, इसलिए हमारी मेन इनकम। तो ध्यान रहे ये वाला पॉइंट जो है गलती करा सकता है एग्जाम में, सेल ऑफ स्क्रैप, ये अदर इनकम में नहीं आता, ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है क्योंकि रिलेटेड टू कोर एक्टिविटी। अदर इनकम उसे कहते हैं ना, हमारा बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं, फिर भी पैसा आ गया, फिर मशीन बेच दी, पैसा आ गया, मशीन बेचना काम नहीं है हमारा, स्क्रैप बेचना डेफिनेटली काम है, हमारा रॉ मटेरियल है, हमारे रॉ मटेरियल है, वो पड़ोसी का थोड़ी, हम बेचेंगे तो हमारी मेन इनकम। ठीक है, तो लिखा हुआ रिवेन्यू ऑपरेशन के अंदर कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न, इसी को नेट सेल्स बुलाते हैं। आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे छोड़कर ना आए वाला में तो ऐसे लिखते थे बाई सेल्स, उसके नीचे कैश मान लेते हैं 50,000, उसके नीचे क्रेडिट मान लेते हैं 60,000, टोटल करते थे 1,10,000, लेस रिटर्न मान लेते हैं 5,000, आउटर कॉलम में 1,05,000, इसको बुलाते हैं नेट सेल्स, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो ये आएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर और उसके अलावा सेल ऑफ स्क्रैप आएगा। एग्जाम्पल दीजिए अदर इनकम के। डिविडेंड ऑन शेयर्स रिसीव्ड, पेड नहीं। अगर हम अपनी ही कंपनी के शेयर्स पर डिविडेंड दे रहे हैं तो इनकम थोड़ी, वो तो एक्सपेंस हुआ ना, हमें किसी कंपनी ने शेयर्स खरीद रखे हैं उस पर डिविडेंड मिल रहा है तो वो हमारी इनकम है, वो आएगा अदर इनकम। रेंट में भी सिर्फ रेंट लिखा हो तो एक्सपेंस मानते हैं, तो रेंट रिसीव्ड बोलना होगा आपको, अदर इनकम बनेगा रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, बैड डेट्स रिकवर्ड। एग्जांपल हुआ अदर इनकम में। एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल 7 हेडिंग है एक्सपेंसेस के अंदर। पहली हेडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। चलिए एक्सपेंस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करके आइए यहाँ पे।